Bismillahirrahmanirrahim. This is the second lecture that is I'm going to upload for you guys today, and it is related to the vibratory motion and single degree of freedom system. Before that, in lecture number one, we have already talked about the summary of the previous lectures we have covered so far in the before the COVID-19 lockdown. So hopefully that will help you to revise all of your course content that is already been discussed in the previous lecture. So please let me know if you have any question related to that. So in this lecture we are going to talk about the vibratory motion and single degree of freedom system. So what do you mean by vibratory motion? You know, vibratory motion means any type of motion that creates vibrations, right? Vibrations mean a kind of shaking, and we already know that earthquake a kind of event that creates vibrations, right? So those vibrations then produce ground shaking, and that ground shaking tend to cause significant damage to the structures. ठीक हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि we need to understand what is vibratory motion and what are its different types. So when we understand the vibratory motions, then we also need to understand vibratory systems. Vibratory systems का मतलब ये है कि vibrations जहाँ जहाँ से गुजरती हैं वो वहाँ पे shaking produce करती है, और वो सारे मुख्तलिफ किस्म के systems होते हैं. Systems mean जैसे एक घर है, this is a kind of vibratory system क्योंकि ये move करता है, ठीक है, shaking होती है. इसी तरह से हाई राइज बिल्डिंग है, ये भी एक वाइब्रेटरी सिस्टम है. इसी तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें हंड्रेड्स तक भी स्टोरीज हों, वो भी एक सिस्टम है, ठीक है. उसके अलावा आपके पास डैम्स हैं, ब्रिजेज हैं और रोड्स हैं, जैसे नेचुरल सेटिंग्स में माउंटेन्स हैं, ठीक है. ये सारे सिस्टम्स हैं, और वो जो सिस्टम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, जब अर्थक्वेक ट्रिगर होता है. तो वाइब्रेटरी सिस्टम जो है इनको हम टू ब्रॉडर कैटेगरीज में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. उसमें आपके पास आ जाता है नंबर वन रिजिड सिस्टम, ठीक है. रिजिड के बाद आ जाता है कंप्लाइंट सिस्टम, ठीक हो गया. सो a rigid system is one in which no strains occur. All points within a rigid system move in phase with each other, and the description of the rigid system motion is relatively a simple matter of kinematics. इसका मतलब ये है कि जो rigid system होता है उसमें क्या होता है कि एक जो क्या कहते हैं उसके अंदर strain नहीं आती. आप उसको मूव करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस आता है, ठीक है. रिजिड सिस्टम की एग्जांपल क्या है? मास अटैच विद द सिस्टम, ठीक हो गया. तो उसमें क्या होता है कि आप मास को मूव करते हैं और छोड़ते हैं, तो वो दोबारा जो है वो उसी वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज रिजिड सिस्टम, जिसमें कोई स्ट्रेन्स नहीं आती. ये एक बड़ी आइडियल किस्म की सिचुएशन है, और जनरली ऐसे नहीं होता, ठीक हो गया. तो सिमिलरली जो कंप्लायंट सिस्टम है, कंप्लायंट सिस्टम में क्या होता है? जो कंप्लायंट सिस्टम है, हाउएवर डिफरेंट पॉइंट्स विद इन द सिस्टम मूव डिफरेंटली, ठीक है. कि इसमें जो कंप्लायंट सिस्टम में जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंटली मूव करते हैं आउट ऑफ फेज फ्रॉम ईच अदर. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक एक पूरा क्या कहते हैं उससे इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसमें एक मशीन है जो कि वाइब्रेट करती है, जब चलती है तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं, ठीक है. और वो मोस्ट ऑफ द केसेस वो आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं, उनकी जो मोशन होती है वो इन फेस नहीं होती, ठीक है. तो इस तरह के सिस्टम को कहते हैं कंप्लायंट सिस्टम.
ठीक है. So a given system may be may behave very nearly as rigid system under certain conditions and as a compliant system under other conditions. जो एक सिस्टम है, जो नेचुरल सिस्टम है, वो रिजिड सिस्टम के तौर पे भी काम करता है अगर हम उसको उसकी उसकी मोशन को थोड़ा सा फिक्स कर दें. ठीक है, उसको कन्फाइंड कर दें. लेकिन अगर उसी मोशन को अगर हम कन्फाइंड नहीं करते तो वो एज अ कंप्लायंट सिस्टम भी जो है वो एक्ट कर सकता है. ठीक है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल एंड कंक्रीट. तो सॉइल और कंक्रीट में क्या होता है? Soils or structures are not rigid, right? And dynamic response of the compliant system is central to the study of soil and structural dynamics. ठीक है, इनके जो सॉइल और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रिजिड सिस्टम के एग्जांपल्स नहीं हैं. तो इसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम यूजुअली जो कंप्लाइंट सिस्टम्स हैं उसके विद रिस्पेक्ट जो है वो सॉइल को और स्ट्रक्चर को डील करते हैं. ठीक हो गया. तो नीचे अगर आप देखें तो जो कंप्लायंट सिस्टम है, नाउ कंप्लायंट सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर मास. ठीक है. इसमें आपके पास आ जाता है डिस्क्रीट सिस्टम. क्या आ जाता है? डिस्क्रीट सिस्टम. और उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्टिन्यूस सिस्टम. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सिस्टम? जो डिस्क्रीट सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ लोकेशंस. मतलब जहाँ पे जो मास आपके सिस्टम की है वो कुछ लोकेशंस के ऊपर कन्फाइंड की होती है, उसको कहते हैं डिस्क्रीट सिस्टम. कॉन्टिन्यूस सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो मास होती है वो थ्रू आउट द सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास सॉइल डिपॉजिट है. जो सॉइल डिपॉजिट है दैट विल एक्ट एज अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम, क्योंकि उसमें जो हर ग्रेन है उसका एक मास है. और जब शेकिंग होती है तो वो जो ग्रेन्स हैं वो आइसोलेटली मूव करते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं? डिफरेंटली मूव करते हैं. हर ग्रेन अपनी, क्योंकि वो दूसरे के साथ जो है वो कंबाइंड नहीं होता, उसका बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए सॉइल में जो ग्रेन्स होते हैं वो डिफरेंटली मूव करते हैं. तो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस सिस्टम. अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो ये आपके पास एग्जांपल है. यहाँ पे स्प्रिंग मैस अटैच सिस्टम है. इसमें क्या है कि आपके पास मैस जो है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम. ये देखें तो यहाँ पे भी जो है इसको भी डिस्क्रीट सिस्टम कहेंगे. ये जो है ये भी आपके पास है डिस्क्रीट सिस्टम. ठीक है. ये जो है ये सॉइल है, तो ये आपके पास है कॉन्टिन्यूस सिस्टम. ठीक हो गया. So, so firm understanding of the response to discrete systems is needed to interface and interact with the other engineers. ठीक है. For simple to complex systems, time domain versus frequency domain. So these are the main headings those we are going to talk about today. और इसमें एक्चुअली हमने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है डिस्क्रीट सिस्टम्स की ज़्यादा. और जो डिस्क्रीट सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है वही ज़्यादातर यूज होती है आपकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग. ठीक हो गया. जो इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो हमें डिस्कस नहीं करने हैं, वो हायर स्टडीज़ में उसको डिस्कस किया जाता है. लेकिन एनी हाउ टू मेक द थिंग सिंपल वी नीड टू जस्ट talk about the discrete systems. All right, so we talked about the difference between rigid systems and compliant systems, right? और फिर compliant system में आपने जो है वो थोड़ा सा हमने डिफरेंशिएट किया discrete और continuous system के दरमियान. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद अगर हम जब हम डिस्क्रीट सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो मास है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है. तो वो मैथ के जो पॉइंट्स हैं वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो चार भी हो सकते हैं, वो आठ भी हो सकते हैं. ये नहीं कि वो इन्फिनिट हो जाए. ठीक है. जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, अगर एक ही स्टोरी है तो मैथ एक ही स्टोरी में कॉन्सेंट्रेट करेगा. अगर डबल स्टोरी है तो टू स्टोरीज में कॉन्सेंट्रेट करेगा. अगर वो थ्री स्टोरी है तो थ्री स्टोरी में कॉन्सेंट्रेट करेगा. और अगर वो मतलब उसमें डजन ऑफ स्टोरीज हैं तो वो डजन ऑफ स्टोरीज में आएगा.
स्टिल दैट विल बी द डिस्क्रीट सिस्टम। लेकिन जब सॉइल की बात करते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम की एग्जांपल है, ठीक है। सो वी विल टॉक लिटिल मोर अबाउट द डिस्क्रीट सिस्टम, जिसमें आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स आते हैं, और अगर मैथ्स एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसको हम कहते हैं, उसमें जो सबसे पहले आ जाता है डायनामिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। डायनामिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम का मतलब है कि हम खुद से ऐसे सिस्टम्स को अलाउ करते हैं कि वो डिफरेंट डायमेंशंस में मूव करें, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं डायनामिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर हमारे पास सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें जो मास है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है। सो single degree of freedom system is a kind of system whose motion is defined just by single independent coordinate or function. For example, x, which is a function of time. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। जैसे कि ये स्प्रिंग है, उसके साथ ये आपके पास एक मास है, ठीक है। तो इसको जब आप फोर्स देते हैं, ठीक है, कोई भी फोर्स आप इसको कह दें, ये इसकी एनोटेशन में थोड़ा मसला है, डबल लाइन लगा देता है जब मैं एक लाइन लगाता हूँ। एनी हाउ जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा इस तरह, ठीक है। तो इट मीन्स के जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये मूव करेगा टू एंड फ्रो, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट होगी, तो ये एक डायरेक्शन में हुई, एक्स डायरेक्शन में हुई। सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम विल बी कॉल्ड एज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। हम ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है, वो जब शेकिंग प्रोड्यूस करता है तो उसमें जो बिल्डिंग्स हैं वो जब शेकिंग होती है तो क्या होता है, वो मूव करती है डिफरेंट ओरिएंटेशन में, ठीक है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम सिस्टम एक ऐसा बनाते हैं जिसमें एक ही तरफ हम किसी एक बिल्डिंग को किसी एक ही तरफ मूव करने की कोशिश करवाते हैं कि अर्थक्वेक आए और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करे, तो विच इज़ एक्चुअली नॉट वेरी पॉसिबल। लेकिन इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि हम स्प्रिंग मैच अटैच सिस्टम से देख सकते हैं। So here is the types of the vibratory system. Actually, इसमें discrete system है, single degree of freedom system। अब इसमें देखेंगे, इसमें आपके पास दो स्प्रिंग है, एक ये वाला स्प्रिंग है और एक आपके पास ये स्प्रिंग है, ठीक है। मैस आपकी यहाँ पे अटैच्ड है और ये जब आप इसको मूव करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगी और उसके अलावा रॉकिंग होगी, ठीक है। वो ऊपर नीचे जो है वो एक तो ऊपर नीचे जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टली भी जाएगा सिस्टम। तो इसमें इसको हम कहेंगे टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। इसी तरह से आपके पास ये वाला सिस्टम जो है मैसेज है, ठीक है, तीन डबल ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, तो इसको हम कहेंगे थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। वो कैसे, कि जब शेकिंग होती है तो आपको पता है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा मूव करता है, ठीक है, ये ऐसे होगा। ये जो ये वाली स्टोरी इतनी मूव करेगी, ये वाली स्टोरी इतनी मूव करेगी, ठीक है, ये इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। और ये वाली स्टोरी जो है वो ज़्यादा मूव करेगी क्योंकि नीचे से कन्फाइनमेंट है, ये जो आपकी फाउंडेशन है ये कन्फाइनमेंट प्रोड्यूस कर रही है। वो कन्फाइनमेंट की वजह से क्या होगा कि फाउंडेशन कम मूव करती है, लेकिन ऊपर जो बिल्डिंग है क्योंकि वहाँ पे कन्फाइनमेंट नहीं होती, एयर होती है, तो इसलिए क्या होता है कि बॉडी मूव करती है ज़्यादा। तो जैसे हाई राइज बिल्डिंग है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो, इसलिए जो ऊपर वाले फ्लोर है बिल्डिंग्स के वो ज़्यादा शेक करते हैं, वहाँ पे आपको शेकिंग ज़्यादा फील होगी, ठीक हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। सिमिलरली ये जो नीचे एग्जांपल है ये आपके पास है ग्रेन्स की, ये सारे ग्रेन्स, ठीक है, सॉइल ग्रेन। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस सिस्टम जिसमें हर ग्रेन जो है वो डिफरेंटली मूव करता है फ्रॉम अदर ग्रेन्स। I guess it is clear now. So let's talk more about the single degree of freedom systems. और इसमें these are the examples, like this is the example number 1, ठीक है। ए में आप क्या कर रहे हैं,
इसमें देख रहे हैं कि जो मास है वो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। उसके अलावा ये वर्टिकल मूवमेंट होगी। जो दूसरे वाला है इसमें आपके पास क्या होगा कि आपकी जो मूवमेंट है वो क्या कहते हैं उसे, वो एक्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ये वाला सिस्टम है, इसमें भी मैस एक ही जगह पे है। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल शेकिंग होगी इस तरह से। ठीक है, ये भी आपके पास एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की एग्जांपल है। और उसके अलावा ये पेंडुलम की एग्जांपल है कि ये इस तरह से मूवमेंट होगी। ठीक है, तो दिस इज दीज आर अ काइंड ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। ठीक हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन इक्वेशन। अब आप सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। ये जो एग्जांपल है इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें आपके पास मास है और उसके साथ क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये एक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। जो मास है ये कौन सी फोर्स क्रिएट कर रही है, ये इनर्शियल फोर्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये भी एक फोर्स है। उसके अलावा एक और फोर्स होती है ये वाली, इसे कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, विस्कस डैम्पिंग फोर्स, इसे कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। ठीक हो गया। ये तीन तरह की फोर्सेस होती हैं जो कि किसी सिस्टम पे लग सकती हैं। ठीक है, मैस, डैम्पिंग फोर्स और के। और ये कब एक्शन में आती हैं, अगर सिस्टम तो एट रेस्ट है तो ये समझ लें कि सारी फोर्सेस जो है ना वो रिएक्ट नहीं करेंगी। लेकिन जब आप इसको एक फोर्स लगाते हैं, क्यू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जब आप एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें ये होता है कि इनर्शियल फोर्स रेजिस्ट करेगी कि बॉडी जो है वो मूव नहीं करने देगी अपने आप को। जैसे आप गाड़ी गाड़ी को धक्का लगाएं तो एक बंदा धक्का लगाएगा तो शायद वो मूव नहीं करेगी, दो लगाएंगे तो मूव हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द सेम थिंग। ये एक कार्ट है, इसको आप जब फोर्स लगाते हैं तो ये जो इसका इनर्शियल जो इसका जो मास है वो रेजिस्ट करेगा जब तक कि फोर्स आपकी ज़्यादा नहीं हो जाती उसको मूव करवाने में। उसके अलावा अगर ये इसके साथ एक और रेजिस्टेंस है, लेट्स सपोज के स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग अटैच्ड है इसके साथ, तो ये भी थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये फोर्स भी एक्टिव हो जाएगी, उसको मूव नहीं करवाने देगी। उसके बाद ये है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स का मतलब क्या है कि कुछ ये एक ऐसी फोर्स होगी, मतलब जो कि मास को जैसे आपके पास क्या कहते हैं उसे, जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं जब गाड़ी चल रही होती है। ठीक है, तो अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये काइंड ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम है जो कि गाड़ी को बिल्कुल उसकी मोशन को सीज कर देता है। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेम फोर्स। ठीक है, जिसको विस्कस डैम्पिंग फोर्स कहेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाएंगे कि आपके पास ये है इनर्शियल फोर्स जो F इज इक्वल टू एम ए से आएगी। उसके बाद ये है विस्कस डैम्पिंग फोर्स, तो उसके बाद आपके पास है स्प्रिंग फोर्स। ये तीन तरह के फोर्सेज जो हैं ये सिस्टम को मूव करवाने के लिए रेजिस्ट करेंगे इस फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, सो यू कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इनटू दिस इक्वेशन। इनर्शियल फोर्स में एक्सेलरेशन आ जाता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ टाइम। विस्कस डैम्पिंग फोर्स जो है ना ये गाड़ी की जो वेलोसिटी है जैसे उसको बिल्कुल कम करती है, तो ये आपके पास है वेलोसिटी फोर्स। इसको आप सिंगल डेरिवेटिव से शो करेंगे। उसके बाद आपके पास है फोर्स जो कि स्प्रिंग फोर्स, उसको कहेंगे वो होती है F इज इक्वल टू के एक्स। ये आपने फार्मूला देखा होगा। ठीक है, तो इसमें जो u है वो x के बराबर है। ठीक है, तो ये सिंपल एक नोटेशन है। आई गेस इट इज क्लियर। ऑल राइट, so this is how you can talk about this kind of equation in terms of earthquake engineering अब कह लें। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या, इनर्शियल फोर्स, विस्कस डैम्पिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स एंड देन अर्थक्वेक लोडिंग। कि अब आप उसको वही एक्सटर्नल फोर्स को अर्थक्वेक के तौर पे लें कि जब एक सिस्टम एट रेस्ट है तो ये सारी फोर्सेस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, सिस्टम क्योंकि रिएक्ट एट रेस्ट है, लेकिन जैसे ही शेकिंग होगी सिस्टम मूव करेगा। वो जो सिस्टम है उसके उसका मैस भी उसको रेजिस्ट करेगा मूवमेंट को, ये डायनामिक मूवमेंट होगी ना।
उसके बाद उसके अंदर एक डैम्पिंग फोर्स भी होगी जो सिस्टम को रेजिस्ट करेगी मूवमेंट के अगेंस्ट। उसके बाद उसके अंदर जैसे वो स्प्रिंग फोर्स है तो वो वाली फोर्स भी होगी जो कि सिस्टम को रेजिस्ट करवाएगी। ठीक है, तो ये शेकिंग जब होगी तो इस तरीके से ये आपके पास ये रिएक्शनरी फोर्सेस जो है वो आपके सामने आएंगी इसके अगेंस्ट। ठीक है, जैसे इसे हम कहते हैं अर्थक्वेक लोडिंग। ठीक है, इसको आप एक्सटर्नल लोड कह दें, इसको आप अर्थक्वेक लोडिंग कह दें। सो दिस इज द सेम इक्वेशन। All right. So when you draw the relationship between the displacement and the spring force, then the velocity and the viscous damping force, and then the acceleration with the inertial force, you will come up with these kind of relationships. एक्सेलरेशन वाला जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से होगा, दोनों में क्या हो रहा है कि एक्सेल फोर्स इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, और जब डंपिंग फोर्स इंक्रीज हो रही है तो जो वेलोसिटी वो भी इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये रिलेशनशिप्स बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के with their particular components like displacement, velocity and acceleration. So let's talk more about this single degree of freedom system. So ये सिमिलर इक्वेशन यहाँ पे है, लेट्स अप्लाई इट ऑन टू अ बिल्डिंग। और जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, अब बिल्डिंग में क्या है कि नीचे फाउंडेशन है। ठीक है, और ये जो दीवारें हैं फॉर एग्जांपल ये आपकी स्प्रिंग फोर्स है, ये आपके पास जो है ना वो अगर ये बिल्डिंग किसी चीज़ के साथ माउंटेड है, कन्फाइंड है यहाँ से, दिस इज अ काइंड ऑफ डैम्पिंग फोर्स। अब जैसे ये अर्थक्वेक लोडिंग होती है, ये देखिए ये बेस पे शेकिंग होती है, ये बेस शेकिंग है, फाउंडेशन थोड़ी सी आगे पीछे मूव, ग्राउंड मूव करता है थोड़ी सी आगे पीछे मूव करती है। ठीक है, तो लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि वो फाउंडेशन जहाँ पे, क्योंकि फाउंडेशन कन्फाइंड होती है तो इस तरीके से ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। सो बेस एक्साइटेशन क्या है? बेस एक्साइटेशन क्या होती है कि अर्थक्वेक जो है वो नीचे से फाउंडेशन जो है वो एक्चुअली बेस ऑफ द बिल्डिंग होती है, वहाँ से मोशन जो है ना वो उसके अंदर आती है, उसके बाद फिर आगे बिल्डिंग के अंदर जाती है, उसे बेस एक्साइटेशन भी कहते हैं। ये डिफरेंट मॉडल्स भी बनाए जाते हैं इसके। बेस एक्साइटेशन मॉडल्स द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम। The base of this spring is given a prescribed motion causing the mass to vibrate. ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ सेम सिस्टम जो कि गाड़ियों की सस्पेंशन को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है, कि गाड़ियों को शेकिंग दी जाती है और गाड़ी जब शेक किया जाता है गाड़ी को बेस एक्साइटेशन से नीचे से, तो वो सस्पेंशन आपको पता है गाड़ी मूव करती है, टायरों के ऊपर जो है ना पार्ट जो बॉडी के मूव करते हैं, तो उससे वो उसी गाड़ी की सस्पेंशन को चेक किया जाता है कि वो कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, नीचे से वाइब्रेशन आती है उसके अगेंस्ट गाड़ी कितनी वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को गाड़ी की जो सस्पेंशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो गाड़ी जब मूव करती है तो डेफिनेटली जब जंप्स आते हैं तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, दिस इज एक्चुअली द शेकिंग। ठीक है, ऑल राइट। सो इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है सिमिलर, वही मोशन चल रही है इक्वेशन, और इसको आप इसको क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपके पास वही इनर्शियल फोर्स है। ठीक है, और इसमें डबल डेरिवेटिव लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, इसको आप इस तरह से डिनोट करते हैं, विस्कस डैम्पिंग फोर्स है। इसमें आप वेलोसिटी कंपोनेंट ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्प्रिंग फोर्स, इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया? All right. So now we have different types of single degree of freedom systems. इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंट सिचुएशन है, टाइप्स की बजाय आप कहेंगे इसकी डिफरेंट सिचुएशन है। कि अगर आप इस इक्वेशन को अपने जहन में रखें, ठीक है, तो दो सिनेरियोज बनते हैं, एक है फ्री वाइब्रेशंस और एक है फोर्स्ड वाइब्रेशंस। फ्री वाइब्रेशंस का मतलब ये है कि सिस्टम इज जस्ट कीप ऑन मूविंग, it is keep on shaking and it is not going to stop, that is called as free vibrations। ठीक है,
एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ वाइब्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन जो है उसको वो वाइब्रेशन स्टॉप होंगी तो कैसे होंगी, मतलब कि आपने किसी इसमें प्री वाइब्रेशंस का मतलब ये है कि आपने इनिशियल पॉइंट पे अगर स्प्रिंग मैस अटैच सिस्टम है तो आपने मैस को किसी पॉइंट पर ले गए और उसके बाद आपने उसको जस्ट छोड़ दिया, उसके बाद सिस्टम फ्रीली मूव करेगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्री वाइब्रेशन। अब उसमें सिचुएशन है, अगर तो सिस्टम डैम्प्ड होगा तो वाइब्रेशन जो है वो रुक जाएंगे किसी टाइम, अगर सिस्टम डैम्प्ड नहीं होगा तो वो वाइब्रेशन जो है फॉर एवर जो है इसी तरह से चलती रहेंगी, विच इज़ नॉट वेरी आइडियल सिचुएशन, ठीक है। सिमिलरली फोर्स्ड वाइब्रेशंस में क्या होता है, उसमें भी दो सिचुएशन है कि डैम्प्ड और अनडैम्प्ड, ठीक हो गया। तो फ्री वाइब्रेशंस का मतलब क्या है कि ये जो Q है ये क्या है, ये जीरो है, ठीक हो गया। तो लेट्स गो थ्रू दीज सिचुएशंस। फ्री वाइब्रेशंस में टू सिनेरियोज। अब उसमें एक तो सिचुएशन ये है कि ये Q जो है ये जीरो है, ठीक है, ये जो Q है दिस इज जीरो, ठीक हो गया। और इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, अगर इसके अंदर कंडीशन आप देखें अनडैम्प्ड, अगर आप अनडैम्प्ड कंडीशन दें तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर डैम्पिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, सी इज जीरो एंड क्यू इज आल्सो जीरो, सो दिस इज द, और इसको जस्ट आप प्लग इन करें जो आपकी फोर्स वाली इक्वेशन है, तो उसमें आपको क्या नजर आएगा कि उस इक्वेशन को जब आप क्या कहते हैं उससे उसमें प्लग इन करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, क्यू भी जीरो हो जाएगा, ऐसे ही है। तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला जो कंपोनेंट है वो इसके बराबर हो जाएगा अगर ये इस तरफ जाता है, या दोनों को सम अप करें तो इधर जीरो आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर ये डैम्प्ड है, डैम्प्ड का मतलब क्या है कि इसमें डैम्पिंग फोर्स है, ठीक हो गया। उसमें क्या होगा कि आपके पास जो है वो तीन कंपोनेंट्स आ जाएंगे कि विस्कस डैम्पिंग फोर्स भी वहाँ पे होगी, स्प्रिंग फोर्स भी वहाँ पे होगी और इनर्शियल फोर्स भी वहाँ पे होगी, ठीक हो गया। तो थ्री टाइप की फोर्सेस हो जाएंगी वहाँ पे, लेकिन क्यू उसमें भी जीरो हो जाएगी। नाउ जो सेकेंड सिचुएशन है जिसमें फोर्स वाइब्रेशन है, फोर्स वाइब्रेशन का मतलब ये कि आप यहाँ पे क्यू कोई लोड लगाते हैं, आपने उसको फोर्स दी है, ठीक है, फोर्स जब आप उसको देंगे तो फिर क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपके पास फिर दो सिचुएशंस होंगी, उन दो सिचुएशंस के अंदर आपने क्या करना है कि या तो क्या कहते हैं उसे वो अनडैम्ड है, इट मीन के उसके अंदर सी जीरो है, या फिर ये कि वो डैम्ड है जिसमें सी जीरो नहीं है, ठीक हो गया। तो लेट्स गो बैक टू द सेम डायग्राम। यहाँ पे क्या होगा, Q जीरो है, यहाँ पे भी Q जीरो है, और ये सिचुएशन यहाँ पे है कि ये वाली चीज़ यहाँ से डैम्पिंग यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे एब्सेंट नहीं, यहाँ पे वही सिचुएशन है, यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाई है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेट्स सपोज ये अर्थक्वेक फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही सिचुएशन है, ये देखिए Q इज नॉट जीरो, Q इज नॉट जीरो ओवर हियर इज वेल, ये वही सिचुएशन है, C इज जीरो, और यहाँ पे डैम्प्ड में क्या होगा, C जीरो नहीं होगी या वो जीरो से ज्यादा होगी, डैम्पिंग डिपेंड करता है कितनी है सिस्टम के अंदर डैम्पिंग। ऑल राइट, so let's have the plug in some parameters in the equation of undamped free vibrations। तो undamped free vibrations में ये सिचुएशन आ जाएगी कि आपके पास क्या होगा कि एक्सेलरेशन इनर्शियल फोर्स होगी, स्प्रिंग फोर्स होगी, और क्योंकि ये फ्री वाइब्रेशन है Q जीरो हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास डैम्पिंग फोर्स भी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये अनडैम्प्ड सिस्टम है, ठीक हो गया, अनडैम्प्ड सिस्टम में ये सिचुएशन है। उसके बाद आप इसको ना सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या कहते हैं उसे, इस तरीके से ये एक्सेलरेशन प्लस आपके पास ये थोड़ा सा जो पावर पॉइंट है ये थोड़ी हैंग हो रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, इसको दोबारा हम वहीं पे लेके चलते हैं।
तो आपके पास जो है ना सोल्यूशन इसका इस तरह से बनेगा। अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि अगर आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक नोटेशंस के अंदर जो है ना डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला उसमें साइन जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसमें साइन ओमेगा टी आता है और उसके बाद कॉज ओमेगा टी आता है। और ये आपके पास एम्पलीट्यूड जो है ए और बी, या आपने एम्पलीट्यूड पैरामीटर ए और बी जो है ना वो क्या कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किए थे। तो इसको C1 कह दिया, इसको C2 कह दिया, तो यहाँ पे ओमेगा है। ये जो है ना ओमेगा, वो ये वाली इक्वेशन है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे प्लग इन कर दिया के बाय एम, और यहाँ पे भी के बाय एम कर दिया और इंटू टी। ठीक है, वही इक्वेशन जो है। तो इसको हम कहते क्या हैं वैसे, ये अगर स्प्रिंग मैथ सिस्टम को देखें तो उसके अंदर भी ये के बाय एम आता है। ठीक है, इज द नेचुरल अनडैम्प्ड सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं नेचुरल अनडैम्प्ड सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो वो कहाँ से आई, वो यहाँ से आई है। देखिए, आपको ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फार्मूला ऑलरेडी पता है, ओमेगा नॉट बाय 2 पाई। ठीक है, और अगर आप ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ लिखें तो ये आ जाएगा 1/2 पाई इंटू के बाय एम। ठीक है, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फार्मूला। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने किसी भी अनडैम्प्ड सिस्टम की फाइंड आउट करनी है तो दिस इज द फार्मूला। एंड देन द नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो ये वाला होता है। ठीक है, इसमें इसी को रीअरेंज करें, एफ नॉट जो है, ठीक है, ये आपके पास जो क्या कहते हैं उसे, टी नॉट किसके बराबर होगा, टी नॉट विल बी इक्वल टू 1/f। ठीक है, एफ नॉट। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड, ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल में बेसिक फार्मूला है और आई गेस आपको पता ही है। सो ये अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस की ये इक्वेशंस आई कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करने हैं, नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, so this is the example now, undamped free vibrations example। एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझें। द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर, ये अब आपके पास एक सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज shown in the figure below consists of a 10 kips weight supported by a massless column। ये जो कॉलम है इसकी कोई मैस नहीं है। ठीक है, ये वो कह रहा है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज स्प्रिंग है, मैसलेस स्प्रिंग इसको कह रहा है। ये उसका वेट है, इसका वेट क्या है, 10 किप्स। पहले क्वेश्चन को समझिए। एप्लीकेशन ऑफ अ 5 किप स्टैटिक हॉरिजॉन्टल फोर्स, 5 किप स्टैटिक हॉरिजॉन्टल फोर्स टू द वेट प्रोड्यूसेस अ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ 0.04 इंच। अब उसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 0.04 इंच। फोर्स, ये एक फोर्स लग रही है, 5 की स्टैटिक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लगती है। मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल फोर्स इसको इस तरह से मूव करवाएगी और इसमें डिस्प्लेसमेंट 0.04 इंच का प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, natural period of vibration, time history of the response if the horizontal force was suddenly removed। horizontal force is suddenly removed का मतलब क्या है कि वो force खत्म हो गई है, जीरो हो गई है, और उसके बाद जो सिस्टम है वो अगर अनडैम्प्ड है तो वो उसकी आपने टाइम हिस्ट्री ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये जो आप कहते हैं ये जो स्प्रिंग फोर्स है F इज इक्वल टू के यू। ठीक है, अगर इसमें आप देखें तो आपको उसने के दिया होगा। ठीक है, सॉरी, इसमें के हमने फाइंड करना है, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट हमने, क्योंकि के एम वाला फार्मूला यूज करना है। तो यू डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है और स्प्रिंग फोर्स हमें दी हुई है। तो के इज इक्वल टू एफ ओवर यू हो जाएगा, 5 किप्स डिवाइडेड बाय 0.04 इंच। तो ये आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 125 किप्स पर इंच। ठीक हो गया, तो ये के आपके पास आ गया। एंड नाउ वी नो दैट कि नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्म है, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया। डब्ल्यू नॉट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू के ओवर एम। अच्छा, के ओवर एम में एम जो है इसे मास को कहते हैं। मास के लिए हम क्या कहेंगे, अब आपको पता है कि डब्ल्यू हमें पता है, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वही कन्वर्जन की है, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी, डब्ल्यू बाई जी होगा ना ये।
m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी। ये जो जी है वो इस तरफ आ जाएगा, मैथ्स को अगर आपने फाइंड करना है इसके नीचे आ जाएगा ये वाला जी। तो उसके बाद उसको अगर आप इस फार्मूले में प्लग इन करें तो ये बन जाएगा के इंटू जी इंटू डब्ल्यू। ठीक हो गया। अब डब्ल्यू जो है वो आ जाएगा वेट, वेट ये वाला जो ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये वाला वेट यहाँ पे आपने प्लग इन कर दिया। अब आपने के की वैल्यू ये थी, ये प्लग इन कर दी। और उसके बाद आपके पास जी, जी जो है ये है ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन वो अगर फिट में करेंगे तो वो ऐसे आएगी, फिट पर सेकंड स्क्वायर में ये वाली वैल्यू है। और ये जो है ना, क्योंकि ये इंचेस में था तो उसको आप फिट में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से कन्वर्जन लगा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, जवाब क्या आएगा 69.5 रेडियंस पर सेकंड। 69.5 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी क्या है, सर्कुलर फ्रिक्वेंसी। ये आपने करना क्या था, सर्कुलर नेचुरल सर्कुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। अब आपने करना है पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन आपने अब फाइंड आउट करना है। तो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या होगा कि वो फ्रिक्वेंसी का उलट हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f जो है उससे फिर आपने जो है वो उसको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, ये फिर थोड़ा सा हैंग हो गया है तो लेट्स वेट के कब ये ठीक होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे फिर हम जाते हैं। ठीक है, ये आज सुबह से थोड़ा सा मेरा सिस्टम ये पता नहीं क्यों इट इज़ एक्टिंग अप लाइक दैट। तो जिस वजह से ना मैं ये लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करा रहा हूँ, पहले मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, नहीं तो मैंने इसको सुबह ही अपलोड कर देना था। लेकिन एनी हाउ मैं मैनेज कर रहा हूँ उसको कि इस तरीके से करें। तो ठीक हो गया। ये अब हमारे पास वी आर बैक ऑन द सेम स्लाइड। तो ये आपने नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट कर लिया, 0.9 सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसकी टाइम हिस्ट्री बनानी। टाइम हिस्ट्री कैसे बनानी? टाइम हिस्ट्री बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे कि आपके पास पहली बात ये कि इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है कितना डिस्प्लेस हुआ स्ट्रक्चर जो है या वो जो मैस है कितना डिस्प्लेस हुआ है। उसके बाद अब आपको ये भी पता है कि फोर्स अब नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगर वो सिस्टम अनडैम्ड है तो उसमें डैम्पिंग भी नहीं। डैम्पिंग का मतलब होता है, जो डैम्पिंग एक्चुअली क्या करती है वो आहिस्ता आहिस्ता मोशन को रोकती है। जैसे ब्रेक लगती है ना, तो ब्रेक लगाते हैं तो वो डैम्पिंग फोर्स होती है, वो गाड़ी को रोकती है। तो अगर यहाँ पे कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सिस्टम है दैट विल मूव फॉर एवर। ठीक है, तो इस सेंस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। उसके बाद आपने ये टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। तो ये आप देखिए 0.09 सेकेंड जो है ना टोटल टाइम है, तो ये तकरीबन यहाँ पे आएगा 0.09 सेकेंड। ठीक हो गया। तो ये आपने एक वेव ड्रॉ कर ली इसकी, ये देखें ये पूरे ये आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ये वाली है ये। तो इसका मतलब डैम्पिंग तो नहीं हो रही, तो ये नेगेटिव पीक आएगी फिर पॉजिटिव पीक आएगी, इस तरह से ये चलता रहेगा सिस्टम। सो दिस इज द equation, this is the actually the vibration time history of a system which is undamped। ठीक है, अनडैम्प्ड सिस्टम सिंगल डिग्री फ्रीडम मोशन का सिस्टम है जिसमें ये जो टाइम इसी तरीके से फॉर एवर मूव करेगी। ठीक हो गया, ये आपके पास इनिशियल सिचुएशन थी। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसमें कन्वर्जन का आपने ख्याल रखना है, ये जो कन्वर्जन मैंने यहाँ पे बताई हैं इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देख लें। अगर नहीं समझ आई तो यू आर वेरी वेलकम टू आस्क मी अगेन, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, all right, so we were talking about the natural period of vibration and we were talking about the natural frequency of the undamped system। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी उनका जो है ना वो क्या किया है कि नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन दिया है। ये देखिए comparative building periods determined by height, these values are approximations, the structural system materials and geometric proportions will also affect the periods।
ये नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के गिवन है। ये देखें, आपको याद होगा कि हमने भी एक फार्मूला जनाब वो डिस्कस किया था कि नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये कुछ लोगों को याद होगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टोरीज, ये नंबर ऑफ स्टोरीज, नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ द स्ट्रक्चर, सॉरी ये जो है ना क्या कहते हैं, बार बार इसको डिस्टर्ब कर रहा है कि चेंज हो जाता है, इसको डिवाइड करते हैं हम 10 के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोरीज आप खुद लिख लें, नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ अ स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय 10। ये फार्मूला लगा के आप क्या करते हैं, आप किसी भी बिल्डिंग का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो टाइम पीरियड है नेचुरल पीरियड ऑफ टाइम, नेचुरल टाइम पीरियड जो है, अगर किसी इनकमिंग जो मोशन होती है, जो कि आपकी अर्थक्वेक मोशन, अगर उसका टाइम पीरियड उसके साथ मैच कर जाए तो रेजोनेंस क्रिएट होती है। वो जो रेजोनेंस है उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उससे एम्पलीफिकेशन हो जाती है। तो इसलिए हमें नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फाइंड आउट करना चाहिए, और उसकी बेस के ऊपर फिर हमने ये भी और उसके बाद हमने ये भी देखना होता है कि अर्थक्वेक ग्राउंड मोशन जो है वो उसका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कितना है, ठीक है। तो इस तरह से उनको दोनों को कंसाइड नहीं होने देना, ठीक है। तो ये डिज़ाइन के लिए ये रफ गैस है। आप जैसे इसने बताया कि हाइट जो है वो दिस इज वन फैक्टर, उसके अलावा जो है ना स्ट्रक्चरल सिस्टम के आपका रीइंफोर्समेंट कितनी हुई है, कंक्रीट कितना यूज हुआ है उसमें, रीबार कितना यूज हुआ है, मेसनरी स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये सारे मटेरियल्स की बेस के ऊपर भी जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा आगे पीछे चेंज होता है। लेकिन ये एक एजुकेटेड गेस है कि आपके पास स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट्स हैं वो, आपके पास जो नंबर ऑफ स्टोरीज हैं बिल्डिंग की, उसकी बेस के ऊपर आप किस तरीके से नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रक्चर्स का फाइंड आउट करते हैं। तो वो आपने याद रखना है, नंबर ऑफ स्टोरीज डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ऑल राइट, so that was the undamped free vibrations. Now damped free vibrations, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि क्यू जो है वो आपका क्या कहते हैं उसे जीरो ही है, लेकिन मोशन जो है वो डैम्प होगी। डैम्प का मतलब क्या हुआ कि ये जो नेचुरल, ये जो आपके पास ये जो टाइम हिस्ट्री है ये आहिस्ता आहिस्ता डिके करेगी। इसका मतलब कि डैम्पिंग फोर्स इसको कम करेगी। ये जो है ना वाइब्रेशन ये जो प्रोड्यूस हो रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये वीक होना शुरू हो जाएंगी, ऐसे वीक होना शुरू हो जाएंगी, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये डिके हो जाएगी, ठीक है। शुरू में ज़्यादा ही होंगे। तो ये जो है ये डैम्प्ड सिस्टम में ऐसे होगा, लेकिन ये क्योंकि अनडैम्प्ड था इसलिए वो डैम्प नहीं होगी वाइब्रेशन, तो वो उसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो सिस्टम है उसमें जो ग्राउंड मोशन है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीज करेगी। ये देखिए, ये इस तरह से ये जो है वो ग्राउंड मोशन जो है वो सीज हो जाएगी। तो ये क्यों होगी, डैम्पिंग की वजह से, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस, ठीक है। क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है बाय फ्रिक्शन, हीट एंड एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, और अदर फिजिकल मैकेनिज्म की वजह से डैम्पिंग होती है। हर स्ट्रक्चर के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो फोर्स को, वो वाइब्रेशंस को आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्ट करे, और वो बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं उसे खुद ही रुक जाती है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी है, गाड़ी को चलाएं, गाड़ी जब आप चला रहे हैं तो अचानक जो है ना वो आप गाड़ी का इंजन जो है वो बंद कर दें, ठीक है। जब गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे, गाड़ी के गेयर्स को न्यूट्रल कर दें, तो गाड़ी फिर भी मूव करती रहेगी, लेकिन वो कुछ टाइम वो मूव करती करती आहिस्ता से एक टाइम पे आएगा कि वो रुक जाएगी, ठीक है। सो व्हाई इट्स हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिसिपेट होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रुक जाती है। ये ब्रेक के बगैर है, ब्रेक आप अप्लाई करेंगे वो जो डैम्पिंग फोर्स आ जाती है ना, लेकिन ये नेचुरली एक बॉडी के अंदर नेचुरल टेंडेंसी भी होती है कि वो गाड़ी जो है वो जो बॉडी जो है वो नेचुरल टेंडेंसी होती है कि गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगी। अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो ये भी एक डैम्पिंग है, उससे फौरन रुकेगी। तो हमें अर्थक्वेक जो वेव्स हैं, जो अर्थक्वेक शेकिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए डैम्पर्स लगाने पड़ते हैं। हमें डैम्पर्स को डिफाइन हमें डैम्पर को डिफाइन करना पड़ता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए डैम्पर्स उसकी फाउंडेशन में लगते हैं। डैम्पर्स जो होते हैं वो हाइड्रोलिक, जैसे ब्रेक का सिस्टम होता है, इसी तरह के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बिल्डिंग की फाउंडेशन में होते हैं। बिल्डिंग की फाउंडेशन में क्यों होते हैं,
क्योंकि अर्थक्वेक वेव्स जो है वो नीचे से आनी है, वो वाइब्रेशन ग्राउंड की नीचे से प्रोड्यूस होती हैं, जब वो फाउंडेशन में आएंगे तो वो डैम्पर उसको कम करने की कोशिश करेंगे आपको ग्राउंड शेकिंग को, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कम मूव करे। ठीक है, तो इस तरह से जो डैम्पिंग फोर्स है वो क्या करती है, वो रोकती है मोशन को। ठीक है, तो डैम्पिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो टाइम हिस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसिपेट करेगी, उसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगी, जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, so how you can compute the damping force? डैम्पिंग फोर्स को कंप्यूट करने के लिए डैम्पिंग फोर्स को डैम्पिंग रेशियो की मदद से कंप्यूट किया जाता है। डैम्पिंग रेशियो जो है वो एस्पेलन जो है वो उसका जो नोटेशन के लिए सिंबल यूज किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल एरिया इनसाइड द लूप WD डिवाइडेड बाय द एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जब एक एनर्जी किसी सिस्टम पे लगाते हैं हम, तो उसमें कुछ एनर्जी जो सिस्टम में स्टोर हो जाती है, कुछ एनर्जी जो है ना वो क्या करती है, वो डिसिपेट हो जाती है। वो डिसिपेशन जो होती है वो उस बॉडी के रेजिस्टेंस की वजह से होती है। वो एनर्जी को स्टोर मतलब वो समझें कि वो जो अप्लाइड एनर्जी है उसका कुछ पोर्शन स्टोर हो जाता है सिस्टम में, और कुछ जो है वो डिसिपेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि फिजिक्स में आप हिस्टेरिसिस लूप जो है वो आपको पता है, हिस्टेरिसिस लूप जो है उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी डिसिपेशन है उसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक काइंड ऑफ हिस्टेरिसिस लूप है। ठीक है, कि एनर्जी आपके सिस्टम में आ गई, लेकिन उसमें जो है ना कुछ एनर्जी जो आपके पास है, जैसे ये फार्मूला है डब्ल्यू डी जो है वो क्या, वो जो फार्मूला है वो आपको क्या बताता है कि WD वो एनर्जी डिसिपेटेड है जो एक साइकिल में होती है। एक साइकिल के अंदर कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डब्ल्यू एस क्या है, स्टोर्ड एनर्जी, ये स्टोर्ड एनर्जी को WS कहेंगे। ठीक है, तो डैम्पिंग रेशियो मतलब ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है और कम एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट होती है, तो ये इसका ये रेशियो है डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, तो जो डैम्पिंग रेशियो होती है इसका जो एक कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई किया जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कि उसमें ये बताया जाता है कि इस स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन डिज़ाइन है इसके अंदर डैम्पिंग रेशियो कितनी रखनी है। डैम्पिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी जो है वो सिस्टम ने डिसिपेट करनी है और कितनी एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो इसमें 2% डैम्पिंग रखते हैं, 5% होती है, 10% होती है और 20%। जैसे ये डैम्पर्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं। एक एक बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, कि जैसे आप गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाते, इंजन को बंद करते हैं, तो गाड़ी को आप खुद चाहते हैं कि खुद ही रुकना शुरू हो जाए, तो ये तो नेचुरल डैम्पिंग है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि गाड़ी को फौरन आप रोकते हैं, तो वो जो डैम्पिंग है ना वो आप डैम्पर्स की फॉर्म में फाउंडेशन में लगाएंगे जो कि मोशन को सीज करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, सो वी हैव नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्प्ड सिस्टम्स। डैम्प्ड सिस्टम्स को कैसे डिफाइन करेंगे, एक होता है ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड सिस्टम में क्या होता है, डैम्पिंग इज ग्रेटर देन 100 या ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम विदाउट ऑसिलेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मास है वो बहुत हैवी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी है और आपने क्या किया, उसको ट्राई किया कि आप उसको मूव कराएं, लेकिन मतलब शेकिंग उसके अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, मतलब तो लेकिन वो सिस्टम मूव ही नहीं करता। क्या कि सिस्टम मूव ही नहीं करता। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा भारी गाड़ी है या वेट है, बहुत ज़्यादा पत्थर है, आप उसको फोर्स लगाएं तो वो मूव ही नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम जो है वो उसकी और उसके अंदर ऑसिलेशन हुई नहीं, वो मूव ही नहीं किया। ठीक है, और दोबारा अगर उसके अंदर हल्की सी फोर्स लगने से कुछ उसके इंटरनल जो पार्टिकल्स उसमें थोड़ी सी हलचल भी पैदा हुई है, तो वो दोबारा से क्या हुआ कि वो विदाउट ऑसिलेटिंग वो जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, एक होता है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम वेयर डैम्पिंग इज इक्वल टू 1 और 100%। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी फोर्स लगी उतनी फोर्स गायब होगी, उतनी फोर्स की डैम्पिंग होगी, ये मतलब है। For example, the system returns to equilibrium as quickly as possible without oscillating. ठीक है, this is often desired for the damping of a system such as doors,
जैसे डोर स्टॉपर्स होते हैं, आपको पता है ना डोर स्टॉपर्स क्या करते हैं, आपने जितनी फोर्स से दरवाज़ा खोला, अब वो जो दरवाज़ा है वो पीछे जाके डोर स्टॉपर्स के जब उसको कैच कर लेता है, तो क्या करता है वो दरवाजे को मूव नहीं करवाता। ठीक है, अगर आप वैसे अगर डोर स्टॉपर ना हो तो जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता शेक करता हुआ बंद होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप उसके साथ डोर स्टॉपर के साथ उसको जितनी फोर्स लगाते हैं डोर स्टॉपर के साथ वो टच करता है तो फौरन रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो मूवमेंट है वो मतलब उसको हम कहेंगे क्रिटिकली डैम्प सिस्टम को, जितनी आपकी फोर्स लगी वो सारी की सारी फोर्स जो है वो एक उसके अगेंस्ट फोर्स क्रिएट हुई जिसने वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस नहीं होने दिया और उसी वक्त उसको स्टॉप कर दिया सिस्टम को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। नाउ देयर इज अदर टाइप ऑफ सिस्टम जिसको हम कहेंगे अंडर डैम्प सिस्टम। अंडर डैम्प सिस्टम क्या है, जो जहां पे जो डैम्पिंग है वो 1 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस सिस्टम ऑसिलेट्स विद ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड टू जीरो। मतलब सिस्टम आपका जो है वो ऑसिलेट होगा, मतलब उसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी, लेकिन वो ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डैम्पिंग की वजह से खुद जो है वो जीरो तक चला जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम जो है ये नेचुरल एक एग्जांपल है कि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन होता है उसमें आप डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें 100% डैम्पिंग नहीं होती कि पूरी, क्योंकि उसमें ऑसिलेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है आप उसको, और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है शेकिंग की कि आप ऐसा सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकते जो कि पूरे का पूरा क्रिटिकली डैम्प्ड हो, तो वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस ही ना हो और फौरन जो है वो सिस्टम एट रेस्ट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अर्थक्वेक लोडिंग में क्या होता है कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होनी ही होनी है, लेकिन आपने डैम्पिंग इतनी इंट्रोड्यूस करवा दें कि वो जो वाइब्रेशंस हैं वो डैमेज प्रोड्यूस ना कर सके, वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक है, इतनी डैम्पिंग उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, so this is how you can compare the ground motion with by introducing the damping ratio. अब इसमें आप ये देखें कि अगर आपकी डैम्पिंग रेशियो 2% है तो ये आपके पास एक जो है ना क्या कहते हैं उसे, ये आपके पास एक पीक आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि डैम्पिंग रेशियो जो है आपकी 2%, लेकिन अगर आप डैम्पिंग 5% कर देंगे तो इसकी पीक रिड्यूस हो जाएगी ग्राउंड मोशन की। अगर आप 10% कर देंगे तो फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर आप 20% कर देंगे तो उसकी पीक पर फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो जनरली 2 to 5% डैम्पिंग जो है दैट इज इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो जाहिर है कि जितना बड़ा स्ट्रक्चर है उतनी ज़्यादा आपको हाइड्रोलिक डैम्पर ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, उसके लिए जाहिर है कि पैसे भी ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। ठीक है, लेकिन ये कि हमने देखना होता है कि स्ट्रक्चर कितना सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी की बेस के ऊपर फिर हम डैम्पिंग को डिज़ाइन करते हैं, और ये भी देखते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी वहाँ प्रोड्यूस होगी, जितनी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसी तरह से हमें डैम्पिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यू कैन सी दैट मतलब यहाँ जो एम्पलीट्यूड है ये इतनी हार्मफुल नहीं है, बहुत कम डैमेज प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, कि जहाँ पे आपका 0.25 से ज़्यादा जी एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड पैरामीटर है ना, एम्पलीट्यूड पैरामीटर में आपने क्या किया कि आपने पीक को रिड्यूस कर दिया, डैम्पिंग की वजह से आपकी जो है ना वो मोशन जो है वो स्ट्रॉन्ग उतनी नहीं रहेगी कि स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? Similarly, this is actually one of the design specifications कि डैम्पर को डिज़ाइन कैसे करते हैं। सैन बर्नार्डिनो काउंटी मेडिकल सेंटर कैलिफोर्निया में, अब उसका ये डैम्पर ये जो है आपके पास डैम्पर की स्पेसिफिकेशन है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतनी बियर कर सकता है 48 इंच, मैक्सिमम डैम्पिंग फोर्स इतनी, ठीक है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वेलोसिटी इतनी है उसकी। ठीक है, पावर डिसिपेशन ये देखिए कितनी पावर वो डिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये कितने यूनिट्स चाहिए, 186 यूनिट्स चाहिए एक पर्टिकुलर फाउंडेशन के लिए, 186 यूनिट्स चाहिए। इसलिए जैसे ये फाउंडेशन है तो ये डिफरेंट जगहों पे ये डैम्पर्स लगेंगे फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, 186 यूनिट्स,
तो इस तरीके से आप डैम्पर्स डिज़ाइन करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक फोर्स कितनी लगेगी, और आपने बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा रखना है, और फोर्स कितनी डिसिपेट करेगा वो पर्टिकुलर डैम्पर, कलेक्टिवली सारी यूनिट्स कितनी करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द डैम्पर्स आर डिजाइन। दिस इज द एग्जांपल। अभी आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन ये जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये देखिए, ये वो हाइड्रोलिक सिस्टम ही है कि आपके पास ये जो है क्या कहते हैं इसे, ये इसके अंदर ये जो पिस्टन है ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ये मूव करता है हाइड्रोलिकली। तो ये आप ये उसका वो चैम्बर्स है जिसके अंदर फ्लूइड्स होता है, ठीक है, जैसे ब्रेक के अंदर होता है। तो डैम्पर जो है वो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं फाउंडेशन के अंदर, और डैम्पिंग जो है वो क्या करती है, आपको स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन को, जो उसके जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करती है, और डैमेजेस को कम करती है, मिनिमाइज करती है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एज वेल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम फ्राइडे को, जो कि कल है, कल इंशाल्लाह 10:30 बजे आई विल बी अवेलेबल। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप उसको पूछ सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल मीट ऑन थर्सडे। थैंक यू वेरी मच।